Hello students, here we are we will carry on national income. We will try to understand national income according to CBSE class 12. Methods to measure national income. There are three methods to measure national income in an economy. These are product or production method or value added method, income method and expenditure method. Each of these methods, तीनों के तीनों ये विधि corresponds to a flow taking place in the economy. Flow of income in terms of money. These three methods are in fact three ways of looking at the same variable national income. मतलब कहना चाह रहा है कि ये जो तीनों मेथड्स है तीनों में तरीके अलग अलग है बट तीनों का अल्टीमेट एम है टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी. The statistical data and tools to measure the national income by each of the three methods may be different, but conceptually each of these will give the same result. हाँ, हो सकता है कि जो tools है, datas हैं, वो तीनों methods में, value added method में, expenditures method में, income method में different रहेंगे. But conceptually, but सिद्धांततः each of these तीनों के तीनों method will give the same result. National income same बताएंगे. जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम बताएंगे, एनडीपी सेम बताएंगे, जीएनपी सेम बताएंगे, एनएनपी सेम बताएंगे. If the different methods do not give us the same estimate of national income, it will be primarily because of lack of relevant statistical data required to measure national income, or it might be our fault. मतलब अगर आप सपोज करो किसी न्यूमेरिकल्स को तीनों मेथड्स में दिए गए फैक्ट से कैलकुलेशंस करें और आपने देखा कि तीनों मेथड से सम्स बनाने के बाद उसका नेशनल इनकम डिफर कर रहा है, इट मीन्स हमारा कुछ फॉल्ट है या उस क्वेश्चंस में जो डेटा दिए गए वो सारे कंप्लीट नहीं दिए गए. नाउ लेट अस बिगिन with product method or जियो के 4 गुना value अधिक added लाभ method. देने वाले रिचार्ज ऑफर जियो फोन ऑफर नए Basically, जियो three वर्क steps फ्रॉम are होम involved in पैक applying the value added हॉटस्टार method पैक और to compute जियो फाइबर की जानकारी के the लिए national income of an economy. These steps are यानी छह value added दबाएं method में जो steps है, पहला है दोहराने के to लिए identify the producing enterprise and to शून्य classify दबाएं them into industrial sectors according to their activities. आपको अपने इकोनॉमी में ये एक डिटेल स्टडी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपके इकोनॉमी में कौन कौन सेक्टर्स हैं. To estimate net value added at factor cost of each producing enterprise within the domestic territory of an economy and to add up दबाएं net value added by all the factors sectors to arrive at net domestic product at factor cost. आपके इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं ईच सेक्टर्स में सभी का आपको एनडीपी एफसी फाइंड आउट करना है, या हो सकता हो जीडीपी एमपी हो. To estimate the net factor income from abroad or net factor income from abroad which had to be added to net domestic product at factor cost, एनडीपीएफसी में आपको फैक्टर इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऐड करना है, तभी आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपीएफसी पता चलेगा जो कि नेशनल इनकम रहेगा. तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडस्ट्रीज कौन कौन है, प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का डेफिनेशन दिया है जो यहाँ आप ध्यान से पढ़ लेना, ये ज़रूरी नहीं इसको डिटेल में जानना क्लास 12 के हिसाब से. अब चलिए इधर आ जाते हैं. एस्टिमेशन कंप्यूटेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड, ये इंपॉर्टेंट है. आफ्टर द प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर आइडेंटिफाइड, जब हमको सारे इकोनॉमी में प्रोड्यूसिंग यूनिट्स सभी सेक्टर्स के पता चल गए, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट नेट वैल्यू एडेड ऑफ ईच ऑफ दीज सेक्टर्स. सभी सेक्टर्स का सभी फर्म्स के द्वारा कितना नेट वैल्यू एडिशन हुआ ये फाइंड आउट करना है. द टर्म वैल्यू एडेड रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू बाय अ प्रोड्यूसिंग यूनिट to raw materials and services known as intermediate inputs used in production. मतलब हमको नेट वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है. इसका मतलब होता है कि हर फर्म के द्वारा अपने यहाँ कितना वैल्यू एडिशन किया गया, एक्सक्लूडिंग द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विच इट बाय रेडीमेड फ्रॉम अदर्स. वॉट अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस इज टर्म्ड एज द आउटपुट. हम जो बना के रेडी कर देते वो तो आउटपुट है, लेकिन आउटपुट में दो चीज़ें हैं. एक इंटरमीडिएट कॉस्ट जो हम लोगों ने दूसरे से खरीदा, और एक है वैल्यू एडिशन जो हमारे यहाँ उसका एडिशन हुआ. वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वेयर वैल्यू वी ए मीन्स वैल्यू एडेड, वी ओ मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट,
IC मीन्स इंटरमीडिएट कॉस्ट, और इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, इंपोर्ट कॉस्ट एक्सेट्रा। अगेन वैल्यू ऑफ आउटपुट भी नहीं दिया रहे तो वो भी पता कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है यहाँ लिखा हुआ एस माइनस सेल्स प्लस माइनस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसमें ये बात जान लेंगे कि इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक देन डेल्टा स्टॉक इज पॉजिटिव, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक देन डेल्टा स्टॉक इज नेगेटिव। लिखा भी है इफ डिफरेंस इज पॉजिटिव इट इज एडेड टू सेल्स and if it is negative it is subtracted from the sales to determine value of output. But कब positive होगा कब negative होगा that I have elaborated to you. Let us illustrate the concept of value added with the help of an example. चलिए यहाँ पे एक example है, इसके माध्यम से समझते हैं कि value added method क्या है. Suppose there is a producing unit X which sold goods worth rupees 48,000 in a year and added to the stock of goods worth rupees 2,000 such that the value of output of X is rupees 50,000. अब यहाँ देखिए क्या बता रहा है कि एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है X, उसने साल भर में 48,000 रुपये के सामान बेचे हैं और उसके यहाँ जो स्टॉक पड़ा हुआ बचा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एडेड मतलब पॉजिटिव स्टॉक बचा हुआ है वो है 2,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस। तो इसका मतलब होगा कि उसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो 48,000 प्लस 2,000 50,000 यहाँ दिया हुआ है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला वी ओ इजकल टू एस माइनस सेल्स प्लस माइनस डेल्टा एस। प्लस माइनस मैंने प्लस भी कर सकते हैं, नेगेटिव है तो माइनस, यहाँ हम लोगों ने प्लस किया। अब क्या बोल रहा है, सपोज कीजिए एक्स बॉट रॉ मटेरियल्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज़ 43,000। उसने जो बाजार में सामान बेचे थे लेकिन बनाने के समय उसने 43,000 के प्रोडक्ट दूसरे से परचेस कर लिए थे बना के बेचने के लिए। तो ये जो 43,000 का प्रोडक्ट उसने दूसरे से परचेस किया था प्रोडक्शन करने के लिए, दिस इज़ द इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये उस फर्म का इंटरमीडिएट कॉस्ट है विच दिस फर्म एक्स बॉट रेडीमेड फ्रॉम अदर फर्म्स इन द इकोनॉमी। जो इस फर्म के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट है क्योंकि इसने दूसरे फर्म से रेडीमेड खरीदा, उसके यहाँ ये वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। तो अब हमको पता करना कि ये फर्म ने अपने यहाँ कितना वैल्यू एडिशन किया जब वो ऑलरेडी 43,000 का गुड्स दूसरे से खरीदा। वैल्यू एडेड of X is the value of output less value of raw materials and services used up in the process of production। मतलब वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है कि जो इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है VO, उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दे। तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट था 50,000 और इंटरमीडिएट कॉस्ट 43,000, तो यानी इसके यहाँ जो वैल्यू एडिशन हुआ वो सिर्फ 7,000 का हुआ। सो एक फर्म का वैल्यू एडिशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा 47,000। ऐसी जैसे एक फर्म के ऊपर जो फार्मूला लगा है, यही फार्मूला हम लोग उस इकोनॉमी के सारे फर्म्स, सारे सेक्टर्स के सभी ऑर्गेनाइजेशंस पर सेम रूल अप्लाई होंगे हर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के लिए। नोट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज द सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। क्या बता रहा कि जीडीपी जो है उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सभी गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो इंडियंस नेशनल्स या फॉरेन नेशनल्स के द्वारा रह करके इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द जीडीपी, इट्स मार्केट वैल्यू। इट मीन्स इफ वी सम अप only the value added of each individual producers in the economy, the sum total is value added और GDP of the economy for that financial। मतलब एक तरह से जो सारे वैल्यू एडेड को अगर जोड़ देंगे तो वो एक तरह से उस देश का GDP हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन से हम लोगों ने अपना कुछ कंसेप्ट क्लियर किया वैल्यू एडेड मेथड का। अभी इनकम नहीं निकाले हैं लेकिन इसका कुछ स्टेप कि वैल्यू एडेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अनदर एग्जांपल, सपोज एन इकोनॉमी has only 3 producing units, that is an enterprise engaged in cutting trees, another engaged in converting trees cut by the first into logs, and she a third engaged in converting logs produced by the second enterprise into tables। मतलब यहाँ पे 3 फर्म्स हैं, एक जहाँ तहाँ से ट्रीज़ कट करके जंगल से या जहाँ कहीं से वो ला रहा है, दूसरा और फिर वो बेच देता है। दूसरा फर्म्स है जो उस पहले फर्म से वो ट्रीज़ कट किए हुए ले आते हैं, उसको फिर लॉग्स में कन्वर्ट करता है काट काट करके, और लॉग्स में यानी लकड़ी का टुकड़ा में कन्वर्ट करता है, और फिर वो इतना ही काम करके फिर वो तीसरे फर्म को बेच देता है। थर्ड फर्म है जो उस लॉग से तरह तरह के क्या कहते हैं टेबल्स यानी फर्नीचर बना के बेच रहा है। फर्दर
Suppose that the first enterprise engaged in a cutting trees does not require any raw materials for undertaking its activity. मान लीजिए यहाँ कि जो फर्स्ट एंटरप्राइज था वो जो जंगलों से लकड़ियाँ काट करके इकट्ठा कर रहा है, उसको और कुछ कोई इनपुट उसने दूसरे से परचेज नहीं किया था, जिसको कि इनपुट कॉस्ट या रॉ मटेरियल कॉस्ट कहा जाए. The value of output and value of added of these three enterprises over a year are shown in a table. अब देखिए सबका वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू एडेड यहाँ दिया हुआ है, रेडीमेड हमको अवेलेबल है. फॉर्म 1 का जो वुड कटिंग में इन्वॉल्व है उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है 50 करोड़. इंटरमीडिएट कॉस्ट उसका कुछ नहीं था, नील था, तो यानी उसका वैल्यू एडिशन 50 करोड़ हो गया, वैल्यू एडेड. सेकेंड कंपनी जो फर्स्ट प्रोड्यूसर से वुड परचेज कर ले रहा और उसको फिर कटिंग करके डिफरेंट लॉग्स तख्ता इस सब में कन्वर्ट करके रेडी कर दे रहा. तो वो जो लॉग्स मेकिंग वुड से लॉग्स मेकिंग इंडस्ट्री है उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है 80 करोड़. बट हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चंस में कि ऑल द आउटपुट ऑफ वुड प्रोड्यूसिंग कंपनी सोल्ड टू द लॉग प्रोड्यूसिंग कंपनी. सो इस 80 करोड़ में 50 करोड़ तो गुड्स उसका वो मिला हुआ है जो उसने फॉर्म वुड वाले फॉर्म से लिया था. तो इस 80 में से 50 करोड़ उसका वाला इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर माइनस कर दे तो 30 करोड़ इसके यहाँ वैल्यू एडिशन हुआ. नाउ कम टू द थर्ड फॉर्म जो कि टेबल्स यानी फर्नीचर बनाने का काम करिए किससे, जो लॉग्स उसने खरीदा था फॉर्म 2 से. तो फॉर्म 3 के यहाँ जो बनकर सामान रेडी है उसका टोटल वैल्यू हो गया 150 करोड़. अब 150 करोड़ में तो इसने भी तो सारे लॉग्स किसका परचेस किए थे, फॉर्म 2 का. इट मीन्स इस 150 करोड़ में 80 करोड़ तो इसका सारा रॉ मटेरियल परचेजिंग है या इनपुट कॉस्ट परचेजिंग है फ्रॉम फॉर्म 2. तो इसका इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया 80 करोड़. 150 में से अगर 80 माइनस कर दे तो इसके यहाँ वैल्यू एडिशन हो गया 70 करोड़. तो टोटल अगर मान ली कि इस पूरे इकोनॉमी में ये 3 ही फॉर्म है तो तीनों फॉर्म का मिलाकर टोटल इकोनॉमी का वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 280 करोड़. टोटल इकोनॉमी का इंटरमीडिएट कॉस्ट 130 करोड़. And we know the value added is the difference between value of output minus intermediate cost. So the total value added in the economy is 150 crores. So it is clear from the above table that the value of wood produced or trees cut is rupees 50 crore. From भी इसका explanation है, आप ध्यान से देख लेना, मैं आपको समझा दिया उसी चीज़ को यहाँ है. अच्छा यहाँ पे लिख रहा है क्या, this cannot be called gross domestic product ऑफ एन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ एरर ऑफ डबल काउंटिंग सिंस वुड. मतलब ये कहना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए हम लोग सभी का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसी को अगर जोड़ लेते तो क्या वो देश का वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू एडेड नहीं होता. नहीं, इसमें क्या है, डबल काउंटिंग हो जा रहा है. क्योंकि देखो जब पहले वाले ने 50 करोड़ का चीज़ प्रोडक्शन करके सारा फॉर्म 2 को बेचा तो और फिर फॉर्म 2 वो बना के रेडी करके 80 करोड़ में उसका वैल्यू कर दिया. यानी फॉर्म 1 के यहाँ तो 50 करोड़ तो रिपीट रेडीमेड बना हुआ, उसको कहाँ प्रोसेसिंग करना पड़ा, उसमें और एक्स्ट्रा एडिशन करके फिर से बन के वो 80 करोड़ होगा. तो यानी इसीलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट को नहीं लेकर के वैल्यू एडेड को ही हर जगह कर लेंगे और उसके यहाँ का जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है, जो रेडीमेड गुड्स उसने दूसरे से खरीदे हैं उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट इनपुट कॉस्ट मान के माइनस कर देंगे. तो ये इसका एलैबोरेशन आप देख लीजिए ध्यान से. लगे प्रॉब्लम हो तो वीडियो को स्टिल करके ध्यान से देखेंगे. ये मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया है. अब आते हैं कुछ ध्यान से. जीडीपीएमपी क्या होता है. सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स गिव्स अस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक इकोनॉमी के अंदर, एक देश के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन किए जाते हैं उन सभी को जीडीपीएमपी कहा जाता है, मार्केट प्राइस. जीडीपीएफसी, सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट गिव्स अस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. यानी अगर इनकम टैक्स और सब्सिडी को इग्नोर कर दे, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट पर ही पूरे इकोनॉमी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए गुड्स को प्राइस को टोटल करे तो कहलाता है जीडीपीएफसी. इसमें याद रखिएगा जब वो फैक्टर कॉस्ट में तो उसमें इनकम टैक्स और सब्सिडी नहीं है. एंड एनडीपीएफसी नेट, जब भी ग्रॉस से एनएस में जाएगा तो यानी डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ लिखा एनडीपीएफसी कैसे करेंगे. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज एस्टिमेटेड बाय एडिंग नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी में सभी फर्म्स के द्वारा जो नेट वैल्यू एडिशन होता है उसको जोड़ दे
फैक्टर कॉस्ट पे ही बिना इनकम टैक्स और सब्सिडीज़ को लिए हुए, तो एनडीपीएफसी होता है। तो जीडीपीएफसी में से अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर दे तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। एनडीपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज कंप्यूटेड बाय समिंग अप नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग। सभी फर्म का अगर नेट वैल्यू है उसको जोड़ देंगे तो एनडीपीएमपी आ जाएगा। वैसे जीडीपीएमपी में से अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर दे तो भी एनडीपीएमपी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस एनएफआईए और एनआईए और नफीफा, इसका मैं ये तो दो नाम दिया, एक और नाम मैंने रखा है नफीफा, NFIF, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हैज़ टू एलिमेंट्स, उसके दो पार्ट। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से हमारे इंडियन नेशनल्स के द्वारा पैसा कमा के लाया जाता है, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फॉरेन नेशनल्स के द्वारा इंडिया से पैसा कमा करके फैक्टर इनकम बाहर ले जाया, अपने देश ले जाते हैं। तो मैथमेटिकली NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नफीफा इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड minus factor income to abroad. This NFIA or net factor income from abroad has to be added to net domestic product at factor cost for getting the national income. So NI यानी NNPFC is equal to NDPFC plus FIFA minus FITA is equal to NDPFC plus NFIA. NFIA is the difference between FIFA and FITA. तो इसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं एक नेशनल इनकम में? नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, ये सब हो गया। नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड, और हमारे देश की कंपनी जो विदेशों में काम करी है इंडिविजुअल्स, वहाँ से प्रॉफिट जो नेट कमा के इधर लाएँ वो। अच्छा, यहाँ नेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो इंडियन और फॉरेनर्स को डिफरेंस के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पे समझाया है कि नेट कंपन, जैसे नेट एम्प्लॉयज़ कैसे निकलेगा, तो इंडियंस के द्वारा बाहर से पैसा कमा के लाना और फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया से कमा के ले जाना, दोनों के बीच का डिफरेंस को नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहेंगे। और सेम वे में वही रूल अप्लाई होगा आपका रेंट में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट में, तब जा कर के वो नेट नेशनल इनकम का हिस्सा बनता है। ये अब ध्यान से स्टिल करके इसको रीडिंग करेंगे, समझ में आएगा। हाँ, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे डेटा फैक्ट्स कलेक्ट करती है और नेशनल इनकम मेज़र करती है। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट at market plus net factor income from abroad is equal to GNP at market price, GNPMP, gross national product at market price is equal to GDPMP plus NFIA. B, gross domestic product at factor cost plus NFIA is equal to GNPFC. Here GDPFC is gross domestic product at factor cost is equal to GDPMP minus indirect taxes plus subsidy. याद रखिएगा, जब मार्केट से फैक्टर में जाएंगे तो टैक्सेस माइनस सब्सिडी प्लस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी के बीच के डिफरेंस को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहा जाता है। तो इफ इनडायरेक्ट वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। यहाँ लिखा भी है नेट इन GNPFC इज इक्वल टू GDPFC प्लस NFIA, ओके, प्लस NIT। अच्छा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NDPMP में अगर नफीफा जोड़ दे तो आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNPMP। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर आप NDPFC में NFIFA नफीफा जोड़ दे तो आता है आपको NNPFC नेशनल इनकम। Normally, domestic product, gross or net at market price or factor cost is first computed and adjustment are made by including net factor income from abroad to arrive at
नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस और नेट एज मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। देखिए क्या कितना अच्छा बात बता रहा है कि साधारणतः नॉर्मली डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो एट मार्केट प्राइस या फिर एट फैक्टर प्राइस इज़ फर्स्ट कंप्यूटेड। किसी भी मेथड्स में हो पहले ये आपको निकालना पड़ेगा, या तो GDP-MP यानी तो NDP-MP या नहीं तो GDP-FC यानी तो NDP-FC निकाल लेंगे, फिर उसमें बाकी सारा चीज़ एडजस्टमेंट करके जोड़ घटा करके नेशनल इनकम निकाला जाता है। In estimating national income of an economy by the production method, the following points should be kept in mind। अब ये प्रोडक्शन मेथड से रिलेटेड फिर आपको कुछ कुछ चीज़ दिया हुआ है, क्या लिखा होता है ध्यान देंगे। जब आप वैल्यू एडेड मेथड्स से सवाल बना रहे तो किन बातों को ध्यान देना, व्हाट पॉइंट्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, उसी के बारे में दिया हुआ है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हाँ, अगर कोई प्रोडक्शन करके अपने खुद के लिए रख लेता है उसको भी देश के नेशनल इनकम में लाएंगे। In order to find out the value of production for self-consumption, the physical production has to be multiplied by market price to get imputed value of production for consumption। मतलब वो ये कह रहा है कि होता है कभी कभी हम लोग जैसे मान लो अपने बिल्डिंग को प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो बिल्डिंग का रेंट बच रहा है, या फिर कुछ प्रोडक्ट बना के घर के लिए रख ले रहे हैं, तो ये सब को भी देश के नेशनल इनकम में रखेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा जाता है वो भी देश के नेशनल इनकम में लिया जाता है। इम्प्यूटेड रेंट इन केस ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस हैज़ टू बी इंक्लूडेड। वही सेम बात, अगर आप खुद के घर में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रेंट आपका बच रहा, खुद अपना सर्विसेज दे रहे तो आपका सैलरी बच रहा, तो ये सब सारा चीज़ देश के नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड हाउस होल्ड हैज़ टू बी फाउंड आउट एंड एडेड टू अदर आइटम्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए खुद के लिए प्रोडक्शन अगर गवर्नमेंट करे या प्राइवेट एंटरप्राइज करे या घर के लोग करे, उसको बाज़ार में नहीं बेचे, प्रोडक्शन करके खुद यूज़ करने लगे, उसका भी हिसाब किताब करके उस देश के नेशनल इनकम में आउट कैलकुलेशन होना चाहिए। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स बाय सेक्टर्स, कोई भी फर्म हो अगर वो सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज और सेल कर रहे हैं, दे डू नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ करेंट प्रोडक्शन, वो करेंट प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उसको देश के नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करेंगे। बट इस सेल और परचेज के लिए अगर कोई कमीशन एजेंट है, ब्रोकर है जो कमीशंस पे लेकर के ये परचेज एंड सेल अवेलेबल करा रहा है, देन उस ब्रोकर को जो कमीशन दिया जाता है सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज के लिए, वो देश के नेशनल इनकम में का पार्ट होगा। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ, मैं पहले ही ऊपर एलेबोरेट कर दिया, फिर से अगर मिला है तो फिर से इसको देखिए। NVM नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इजकल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस CFC। CFC मैंने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डिप्रिशिएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला से ध्यान से देखते जाइए कैसे स्टेप बाय स्टेप पहले GDP-MP निकल जाएगा, तो फिर उसमें से कैसे NDP-MP निकालेंगे, फिर उसमें से ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कैसे होगा। यहाँ पे देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, इसको वैल्यू एडेड भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NDP-FC इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस NIT, फिर नेशनल इनकम का फॉर्मूला है। अगर वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट करते रहते तो कुछ प्रॉब्लम्स होते, डिफिकल्टीज। व्हाट आर दो डिफिकल्टीज? अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड method is the error of double counting. To avoid it, two things must be taken care. Firstly, the value of intermediate goods should not be included, and secondly, only net value added should be calculated. वही बता रहा है कि अगर जब आप वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं तो आपको सेकेंड हैंड गुड्स का जो सेल परचेज उसको नहीं लेंगे और सिर्फ इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देंगे। और यहाँ क्या लिख रहा है प्रिकॉशंस में, वही सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लेंगे,
लेकिन उस पर कमीशन अगर है तो वो ले लेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स का कॉस्ट नहीं पकड़ेंगे। सेल्फ कंजम्पशन के अगर गुड्स रख लिए तो उसको भी प्रोडक्शन में ले देश के क्या कहते हैं वैल्यू एडेड में ले लेंगे। इम्प्यूटेड रेंट ले लेंगे। खुद के लिए प्रोडक्शन करेंगे उसको भी ले लेंगे। लेकिन हम अगर अपने ही घर में डोमेस्टिक सर्विसेज देते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, या गवर्नमेंट से कोई ट्रांसफ़र इनकम आता है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, या ज़मीन के भी था ना कि साल में 3 बार दो हज़ार करके मिलेगा, तो ये सब अगर कुछ इनकम आपके पास आ रहा है तो वो सब इनकम जो बिना मेहनत के आ रहा, बिना मेहनत के इनकम को ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। आपका कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के नाते सरकार या कोई आपका रिलेटिव आपको ऐसी पैसा दे रहा है, तो दैट इज़ नॉट फैक्टर इनकम, दैट इज़ ओनली ट्रांसफ़र इनकम। तो वो देश के नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। उसके बाद अभी न्यूमेरिकल्स है, इसको यहाँ पे बहुत डिटेल में क्वेश्चन है, उसको बाद में देखेंगे, काफ़ी लंबा ऑडियो कहीं नहीं हो जाए। थैंक यू।